जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पढ़ा है कि टेम्परेचर चेंज करने पे किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज हो जाता है। तो क्या इसके पीछे की थ्योरी है, क्यों ये चेंज हो जाता है, और ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी जैसा एक टर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, किस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं और इंटरमीडिएट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या इन मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन होना चाहिए रिएक्शन करते समय, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है ना, और किस तरीके से इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। साथ ही हम यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखा एक जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और लगभग लगभग ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया जाए तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो लगभग डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम लें कि A कन्वर्ट इनटू B, तो अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर और रेट की बात करें तो अगर 0 पे रेट x है तो 10 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 2x। 20 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 4x। 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 16x। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बोल रहे हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को उसके रेट को इंक्रीज किया जा सकता है, एक्सेलरेट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, in decomposition of N2O5, the time taken for half the original amount of material to decompose is 12 minutes at 50 डिग्री सेल्सियस। कि अगर उसको 50% डिकम्पोजिशन करना है तो 12 मिनट लगते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, 5 घंटे लगते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 10 दिन लगते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे उसका जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। यू ऑल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड, एक टाइट्रेशन आपको सिलेबस में मेंशन होगा KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का। इसमें क्या किया जाता है, जब टाइट्रेशन लगाया जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड को थोड़ा सा हीटअप किया जाता है। उसको हीटअप किया ही इसलिए जाता है क्योंकि हीट करने पे जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो रेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। हमें जो रिजल्ट है, जो डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर ऑफ KMnO4 है, वो हमें जल्दी मिलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं। It has been found that for a chemical reaction with rising temperature by 10 degree Celsius, the rate constant is nearly double. कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो ये देखा जाता है कि उस केमिकल रिएक्शन का रेट लगभग क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे केमिकल रिएक्शन का अगर रेट बदल रहा है, और अगर रेट बदल रहा है इसका मतलब क्या होगा? उसका रेट कांस्टेंट भी बदलेगा। तो अभी तक हम पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट के बदलता नहीं है, पर कब तक नहीं बदलता? जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। पर जैसे ही केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होने लगेगा तो टेम्परेचर चेंज होने पे जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो रेट भी क्या होगा? चेंज होगा, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे।
इस पूरे डिपेंडेंसी को आर्हेनियस ने अपने इक्वेशन से एक्सप्लेन किया, जो होता है k इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, कि k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। जहां पे k क्या है बच्चों, k तो रेट कांस्टेंट है, a इज आर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। a जो है वो क्या है यहाँ पे, आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एंड इट इज कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। और ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। E यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी मेजर्ड इन जूल्स पर मोल। EA को क्या नाम दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे A इज आर्हेनियस फैक्टर, EA is activation energy, R is gas constant और T is temperature in Kelvin। T is temperature in Kelvin, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए। अब ये चीजें हैं क्या, क्या है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए बच्चों, अगर आपको कोई सा भी OTT प्लेटफॉर्म देखना है, सपोज आपको नेटफ्लिक्स देखना है, तो क्या नेटफ्लिक्स जो है वो आप ऐसे ही नॉर्मली देख सकते हैं। कुछ OTTs तो फ्री हैं, पर जो OTTs फ्री नहीं है उनको अगर आपको वॉच करना है तो आप क्या उनको फ्री देख सकते हैं, नहीं। आपको उनको वॉच करने के लिए एक स्पेसिफिक रिचार्ज कराना पड़ेगा। जब तक वो स्पेसिफिक रिचार्ज नहीं होगा तब तक आप उस पर्टिकुलर जो भी OTT है उसको आप वॉच नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे ये देखा जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में कि रिएक्टेंट जो है आपस में केवल मिलाने से प्रोडक्ट नहीं बना देते। रिएक्टेंट के पास एक इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो कोलिजन करने पे क्या हो, उनका एक इंटरमीडिएट बने, और इंटरमीडिएट बनने के बाद ही क्या बनता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए कि जब उस एनर्जी के साथ रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करें तो कोलिजन के बाद क्या बना सकें, वो इंटरमीडिएट बना सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट कि व्हेन दे रिएक्ट ईच अदर दे मेक इफेक्टिव कोलिजन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to start a chemical reaction acting as an energy barrier that reactant must overcome to become product। मीन्स ये एक टाइप का एनर्जी बैरियर है कि इस एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे पहले ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिएक्टेंट क्या कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन का दिया हुआ है H2 प्लस I2 कन्वर्ट इनटू 2HI। यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, सिमिलरली आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जब ये
दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और आयोडीन टकराएंगे तो ये फॉर्मेशन करेंगे एक इंटरमीडिएट का। किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक इंटरमीडिएट का। जहां पे क्या होगा कि जो पुराने बॉन्ड है वो पुराने बॉन्ड तो ब्रेक होने लगेंगे और नए बॉन्ड जो है वो बनने लगेंगे। तो यहाँ पे ये जो डॉट हम बता रहे हैं ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है और पुराने बॉन्ड क्या हो रहे हैं? टूटते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को इंटरमीडिएट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट। तो क्या जो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, जो हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, क्या उन सारे मॉलिक्यूल को अगर हम आपस में कोलाइड करा दें तो क्या वो इंटरमीडिएट सभी बना लेंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम फसल बोना चाह रहे हैं और हमने एक खेत के अंदर बहुत सारे बीज लगाए हैं, तो क्या सारे बीज से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फसल मिल जाएगी? ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। केवल वही सीड्स जो है फर्टिलाइज हो पाएंगे जिनको प्रॉपर पानी मिलेगा, जिनको प्रॉपर खाद मिलेगा, जिनको सनलाइट प्रॉपर मिलेगी। बाकी कुछ कुछ जो है वो खराब भी हो जाएंगे, कुछ पे इल्लियां लग जाएंगी। तो सारे सीड्स जो हैं वो सारे सीड्स क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे आपने जितने भी रिएक्टेंट लिए हैं तो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में कोलिजन तो कर लें बट वो क्या ना बना सके? इंटरमीडिएट बना ना सके। तो कौन इंटरमीडिएट बना सकता है? सिर्फ वही रिएक्टेंट बना सकते हैं जिनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो, इतनी मिनिमम एनर्जी हो कि वो क्या कर सके? इस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो ये जो बैरियर है, तो अगर रिएक्टेंट यहां से यहां पहुंच जाए तो वो क्या कर सकता है? इस पॉइंट पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर सकता है और जैसे इंटरमीडिएट बनेगा तो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। तो इस H2 और I2 को इस A एनर्जी लेवल से यहां तक लाने में जो एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है उसे ही क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या करते हैं रिएक्टेंट को चाहिए, जिससे रिएक्टेंट क्या कर सके? उस बैरियर को क्रॉस कर जाए, एक इंटरमीडिएट बना सके और इंटरमीडिएट बनाने के बाद ही वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो जब तक रिएक्टेंट के पास वो सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी नहीं होगी तब तक वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और वो इंटरमीडिएट बना नहीं पाएगा। क्लियर है? आया इतना समझ में? ये क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट एनर्जी। ठीक, बढ़े आगे। अब किस तरीके से टेम्परेचर से ये चीज होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है उनका कोलिजन बढ़ता है और वो इंटरमीडिएट बनाने लगते हैं। ठीक है, यहां पे इस चीज को बोल्ट्जमैन ने अपने ग्राफ पे समझाया है। तो ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इट इज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है काइनेटिक एनर्जी और वाई एक्सिस पे लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे? Ne अपॉन Nt। Ne इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी E एंड Nt इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि Ne जो है ये बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी E। जैसे समझिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं। सपोज करो कि 50 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 50 मॉलिक्यूल्स हैं। उनमें 10 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी होगा 1 जूल, मान लिया हमने। 5 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मान ली हमने 0.5 जूल है। 15 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हम मान लें 2 जूल है। 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी 3 जूल है। 18 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी 1.5 जूल है।
तो आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 जूल। कितने मॉलिक्यूल की, 2 मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3 जूल। कितने मॉलिक्यूल्स की, 3 मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स कितने में टोटल, 50 में। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, 3 मॉलिक्यूल बाय 50। वैसे ही कुछ का वैल्यू कितना होगा, 1 जूल हो जाएगा। कुछ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जूल हो गया। कुछ वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 हो गई। तो ऐसे हम क्या देख पा रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल थे उन सारे मॉलिक्यूल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो y एक्सिस क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब टोटल मॉलिक्यूल में ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है उसका रेशियो, एनी कितने टोटल मॉलिक्यूल, और एनी जैसे 10 मॉलिक्यूल की एनर्जी 5 जूल है, तो 50 में से 10 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी हो गई, 5 जूल। तो ये इस ग्राफ को बताता है। क्लियर है। अब क्या किया हमने, उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में यहां पे हमने हीट बढ़ा दिया। टेम्परेचर चेंज करना मतलब हीट बढ़ा देना। हीट कितना बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर बदल दिया T+10। कितना बदल दिया, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे, 50 थे। तो यहां भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो क्या होंगे, 50 ही रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बदलेंगे नहीं, जितने मॉलिक्यूल थे उतने ही मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी होंगे। बट जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अब है, इसको ऐसे समझिए कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपका एक कोई पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी अभी है। अब मैंने क्या किया है, आप सबके नीचे आग लगा दिए। क्या लगा दिए, आग लगा दिए। कहीं पे फ्लेम ज्यादा रखा है, कहीं पे फ्लेम कम रखा है, कहीं पे मीडियम है। तो अगर आप सबके नीचे आग लगी है मतलब आप सबका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जहां पे फ्लेम ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो आप सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो अब क्या होगा, पहले हम ये देख पा रहे थे कि 15 मॉलिक्यूल का एनर्जी 2 जूल है। अब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, इंक्रीज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी पहले 2 जूल थी, 10 डिग्री पे हो सकता है वो कितनी हो जाए, 3 जूल हो जाए। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ग्राफ पहले ऐसा आ रहा था, अब क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। बात को समझिए यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ाया है हमने, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ ऐसा था, इंक्रीज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या करें, इसको यहाँ से पकड़ के खींचे। तो जब इस ग्राफ को हम पकड़ के खींचेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। इसको समझो थोड़ा कि जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम काइनेटिक एनर्जी हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए इसको इधर खींचे, वैल्यू इंक्रीज करनी है ना एक्स में, तो इसको इधर खींचे। इसको इधर खींचेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब अब क्या हुआ कि ऐसे नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, कम है। समझो, पहले केवल इतने, पहले केवल ये वाला पार्ट था एनर्जी में। अब क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये पार्ट और इंक्लूड हो गया सेम एरिया में। तो ये टोटल पार्ट्स पे क्या हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल बढ़ गए जिनकी एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वैल्यू, फ्रैक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कम होता जाता है इन द सेंस एनर्जी कम नहीं होती है उनकी, वो मॉलिक्यूल्स के नंबर कम होते जाते हैं जिनकी एनर्जी कम थी, है ना। मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती जा रही है, और एनर्जी बढ़ती जा रही है तो ऐसे लोगों, ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर कम होते जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या हो, कम हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ये ग्राफ जो है ये फ्लैट हो जाएगा,
और ये ग्राफ फ्लैट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो अब क्या कर सकते हैं, उस टाइम टी पे रिएक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी पहले कम थी, अब उनकी भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यूज क्या होती जाएगी? कम। इसलिए ये ग्राफ छोटा होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? वहां पे इंक्रीज होती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हो सकता है कि पहले वो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, अब वो भी क्या करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी के क्राइटेरिया में आने लगेंगे। और जैसे वो मॉलिक्यूल जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी जितने नहीं थे, पर जैसे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी उतनी, तब वो भी क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे तो इंटरमीडिएट बना पाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि सपोज करें कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट थे? 50 स्टूडेंट्स थे। और केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा था 70 में से 50 मार्क्स। ठीक है, तो केवल कितने स्टूडेंट पास हो पाए? 15 स्टूडेंट्स पास हो पाए। बट अगर इस क्राइटेरिया को हम 23 मार्क्स कर दें 70 से, तो हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या बढ़ जाए? नंबर ऑफ पास स्टूडेंट का रेशो इंक्रीज हो जाए। तो पहले वो स्टूडेंट जो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, जैसे ही हमने पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया कम करा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो गए? इस क्राइटेरिया में आ गए और उनके पास होने के वो पास हो गए। वैसे ही एक रिएक्शन है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू था 2 जूल्स। कितना था? 2 जूल्स। उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का क्राइटेरिया क्या था? 2 जूल्स। तो 2 जूल और 3 जूल वाले तो वैसे ही प्रोडक्ट बना सकते थे। बना कौन नहीं पा रहा था? 1.5, 1 और 0.5। तो जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये 1.5 भी 2 हो सकता है, ये 1 भी 2 हो सकता है ना? मतलब इन मॉलिक्यूल्स के एक्टिवेशन एनर्जी के पास आने के चांस बढ़ गए, और जैसे जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाएंगे, वैसे वैसे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल भी क्या करने लगेंगे? प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने लगेंगे। और अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ने लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगेगा? इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा? कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो रेट को क्या बढ़ा देंगे? इंक्रीज कर देंगे। इसलिए देखा गया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वो इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या इतना आया समझ में? वैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, बट आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम समझेंगे। बढ़े आगे। चलिए, अब यहां पे एक छोटा सा डेरिवेशन है कि सपोज हम यहां ले लें टेक लॉगरिथमिक एट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए बराबर लॉग के बराबर लॉग ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस ई है, यहां भी ई है, पावर आगे आ जाएगी और वो 1 हो जाएगा। तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और एल एन ई कितना हो जाएगा? 1। अब एट टेम्परेचर T1 रेट क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट मान ले हम K1, और एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K2। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर दें, इन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा? लॉग K1 बराबर लॉग ए
माइनस ई की पावर माइनस ई ए अपॉन RT1, सॉरी माइनस ई ए अपॉन RT1। सिमिलरली log K2 बराबर क्या हो जाएगा, log A माइनस ई ए अपॉन RT2। 2 माइनस 1 कर दें, इसको मान लिया 2, इसको मान ले 3, 3 माइनस 2 कर दें, 3 माइनस 2, तो क्या बन जाएगा log K2 माइनस log K1 बराबर log A माइनस ई ए अपॉन RT2 माइनस log A, और ये माइनस यहाँ जाके प्लस बन जाएगा ई ए अपॉन RT1। log A से log A कैंसल, log A माइनस बी होता है log A बाय बी बराबर ई ए अपॉन R कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ई ए अपॉन R ले लिया तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो log K2 बाय K1 विल बी इक्वल्स टू ई ए बाय R T2 माइनस T1 अपॉन में क्या हो गया T1 T2। ln को कन्वर्ट करें LOG में, तो जब ln LOG में कन्वर्ट होता है तो 2303 से मल्टीप्लाई होता है, 2303 log, तो क्या बन जाएगा log K2 बाय K1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2303 का, उसको इधर भेज दें, इट विल बी ई ए अपॉन 2303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये बेसिकली फॉर्मूला न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में यूज होता है। ठीक है, बात करें इसके ग्राफ की, तो इस इक्वेशन को देखें, 1 को रेट कांस्टेंट वेरिएबल है तो क्या हो गया y, टेम्परेचर वेरिएबल है तो क्या हो गया x, स्लोप कितना हो गया नेगेटिव माइनस ई ए बाय आर, और ये क्या हो गया इंटरसेप्शन पॉइंट। तो क्या ग्राफ बन जाएगा, अच्छा किसके बीच में बनेगा, 1 अपॉन टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, क्योंकि x क्या है 1 अपॉन टी है, स्लोप नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या आ जाएगा स्लोप माइनस ई ए बाय आर, और c इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है ln a, इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये इंटरसेप्शन पॉइंट क्या बन जाएगा ln a। क्लियर है, तो ये क्या हो गया इसका ग्राफ। तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंसी विथ रेट कांस्टेंट। तो यहां लिखा है हमने कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन E। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले कम थी, पर अब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, वो भी कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। नोट कीजिए इसे। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। कि खुद के अंदर तो वो कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है, बट क्या करता है वो ऐसा सुटेबल पाथ प्रोवाइड करा देता है रिएक्टेंट को कि उससे रिएक्टेंट आसानी से रिएक्शन करने लगते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो रिएक्टेंट के लिए कैटलिस्ट जो है वो क्या काम करता है, एक बहुत अच्छा सपोर्टर होता है जो क्या करता है उसको इजीली प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। अब कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता ही है ऐसा जरूरी नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन के रेट को कम भी करता है। तो जब वो कम करता है तो उसे इनहिबिटर्स कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? इनहिबिटर्स। क्या कहा जाता है? इनहिबिटर्स कहा जाता है। अब इस कैटलिस्ट के कुछ हेल्पर्स होते हैं जिन्हें प्रमोटर्स और पॉइजन्स भी बोलते हैं। प्रोमोटर्स क्या करते हैं? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बट पॉइजन्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। याद कीजिए, एक रोजनमुंड रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है ऑर्गेनिक में कि वहां पे पैलेडियम BaSO4 यूज किया जाता है, तो वहां पे BaSO4 पॉइजन के जैसे काम करता है, पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करता है। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करें वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करें वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। और कैटलिस्ट में फिर उनके सपोर्टिंग हैंड होते हैं प्रमोटर्स और पॉइजन। प्रमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और पॉइजन्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अब बेसिकली कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट जैसा आप देख पा रहे हो, कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी 10 जूल थी, तो 10 जूल रिएक्शन में तो बहुत सारे रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे, पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए? 3 जूल हो जाए, 10 से 3 हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट हैं जो 3 जूल तक जाके क्या करेंगे? इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और क्या बना लेंगे? वहां पे इंटरमीडिएट बना लेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। जैसा आप देख पा रहे हो कि ये वाला ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट है और ये वाला पाथ विथ कैटलिस्ट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करा? विथ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और विदाउट के प्रेजेंस में ये गैप दिख पा रहा है, तो एनर्जी को जो है उसने क्या कर दिया है? डिक्रीज कर दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई? कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिब्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी गिब्स एनर्जी नहीं बदलता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ही कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कभी कैटलिस्ट कैटलाइज नहीं कर सकता। तो वो कैटलिस्ट कभी भी जो है गिब्स एनर्जी की वैल्यू को चेंज नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कभी भी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को नहीं बदलता। Kc का वैल्यू तो सेम ही रहता है, बट होता क्या है कि सपोज करें कि कोई केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो 5 दिनों में आ रहा है ना, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो जो इक्विलिब्रियम है वो 10 मिनट में आ गया। पर दोनों ही केस में 5 दिनों में इक्विलिब्रियम आया था, 10 मिनट में इक्विलिब्रियम आया है। दोनों ही केस में Kc का वैल्यू अगर 5 था तो 5 दिनों में भी Kc का वैल्यू 5 रहेगा, 10 मिनट में रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है तभी 5 रहेगा। बट कैटलिस्ट ने किया क्या है? इक्विलिब्रियम को अचीव करने में जो टाइम हमें लग रहा था उस टाइम को रिड्यूस कर दिया है। पहले रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा था और बहुत लेट हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हमें जल्दी मिला है। तो कैटलिस्ट कभी भी न तो गिब्स एनर्जी को चेंज करता है, ना ही कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करता है। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। अगला आता है कोलिजन थ्योरी। According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and reaction is postulated occur when molecules collide with each other. जैसे रिएक्शन हम लिखें H2 plus I2, तो यहां पे क्या माना गया है? रिएक्टेंट को हार्ड स्फेयर माना है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। सिमिलरली ये क्या हो गया? आयोडीन का मॉलिक्यूल। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है हेड ऑन जो है कोलिजन हो जाए। कैसा हो जाए? हेड ऑन कोलिजन, मतलब ये H इस I से हेड ऑन मिले, ये H इस I से हेड ऑन मिले, इसको क्या कहा जाएगा? इफेक्टिव कोलिजन कहा जाएगा। एक और क्या हो सकता है कि यहां तो H ले लिया और ये I ऐसे ले लिए, इसे इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहा जाएगा। ठीक है। सिमिलरली क्या हो सकता है कि ये हमने हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ पे ये आयोडीन आ गया, इसे भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहा जाएगा। तो इफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स।
So according to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres, and reaction is postulates to occur when molecules collide with each other. The number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency. बोल रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं उसे क्या कहा गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी. तो रेट लॉ को आर्हेनियस फैक्टर जो ए था उसको रिप्लेस किया है किसने? जेड ए बी ने. जेड ए बी क्या है यहाँ पे? इफेक्टिव कोलिजन. जेड ए बी क्या है यहाँ पे? इफेक्टिव कोलिजन. वेयर जेड ए बी रिप्रेजेंट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी of the reactants A and B, and e to the power minus EA by RT represent the fraction molecules with energy equal to or greater than EA. तो ये बता रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है जो रिएक्शन कर सकते हैं, और ZAB क्या बता रहा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल. तो इट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है. क्लियर है? केवल आपको थ्योरेटिकल पार्ट याद रखना है. बढ़े आगे. अब इफेक्टिव कोलिजन बेसिकली होता क्या है? इफेक्टिव कोलिजन में पहला तो हमने देख लिया हेड ऑन होना चाहिए. सेकंड, ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. बोले सर समझ में नहीं आया, इसको जरा डिटेल में समझाओ. तो बच्चों याद करो SN2 रिएक्शन की एक हेलो एल्केन है, उस पे OH माइनस को अटैक करना है, पर जिस डायरेक्शन में हेलो जो हमारा हेलोजन है उस डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल है तो रिपल्शन होगा. तो अगर सेम डायरेक्शन में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो रिएक्शन होने वाला नहीं है. मतलब अगर सेम डायरेक्शन में कोलिजन होगा तो रिएक्शन होने वाला नहीं है यहाँ पे. बट अगर यही OH माइनस बैक साइड अगर अटैक करता है तब क्या बनता है? यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. तो इस केस में आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में, बट जब OH माइनस अपोजिट डायरेक्शन में जाके रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा. तो उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया, PAB ZAB e to the power माइनस EA by RT, जहां पे ये क्या है? एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि आप वो प्रोबेबिलिटी भी मान के चल रहे हो कि जहां पे कोलिजन होने के बाद इंटरमीडिएट अवश्य बनेगा, 100% बनेगा. तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंटू ZAB, क्योंकि अगर ये वाला है तो यहाँ पे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, बट ये वाला है तभी क्या होगा? आपका कोलिजन इफेक्टिव होने वाला है. क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे, नोट कर लीजिए इसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. PYQs. पहला क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 is given by the following equation. This calculate EA for this reaction and rate constant if its half life period be 300 यूनिट. ठीक है जी, सॉल्यूशन करें. we know very well from Arrhenius equation K बराबर A e to the power minus EA upon RT. ठीक है, और गिवन क्या है हमें? K बराबर 2.5 इंटू 10 to the power 14 e to the power minus 25,000. अच्छा, ये केल्विन है ना टेम्परेचर का, अपॉन में T. कंपेयर कर लें, ये इक्वल, तो A की जगह क्या है यहाँ पे? 2.5 इंटू 10 की पावर 14. ई सेम है ना?
अरे ई सेम है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू कितना हो गया 2.5 × 10⁻14। ई सेम है मतलब माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर कितना हो गया e⁻25,000 अपॉन में टी। तो ये भी ई की पावर में था, ये भी ई की पावर में, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या हो गया माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर -25,000 अपॉन में टी। माइनस से माइनस कैंसल, टी से टी कैंसल, तो ई ए बराबर कितना हो गया आर इंटू 25,000। आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 इंटू 25,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी नियर अराउंड 207.8 किलो जूल पर मोल। कंपैरिजन करना था और फिर मल्टीप्लाई करना था, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बोल रहा है हमें कैलकुलेट रेट कांस्टेंट हाफ पीरियड इज 300। तो के बराबर क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो इट विल बी 0.693। टी हाफ का वैल्यू कितना हो गया 300। यहां से ये 3 और उतार लें, 3 से कट कर दें 231, तो 231 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। इट विल बी द रेट कांस्टेंट, नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 300 Kelvin and 10 minutes at 320 Kelvin. Calculate activation energy. तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन में के। तो यहां से पहले के निकाल लें, तो के विल बी इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 30। कितना हो जाएगा, इसको हटाएं तो 1 2 3, 3 से कट कर दें तो 231 इंटू 10⁻⁻4। और कितने टेम्परेचर पे है 300 केल्विन पे, ये K1 और ये 300 केल्विन। फिर बोल रहा है कि T2 जो है वो कितना है 320 मिनट्स। यहां पे कुछ मिसिंग है, first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 300 Kelvin and in 10 minutes। अच्छा 300 केल्विन पे 50% मिलता है हमें 30 मिनट्स में, ठीक है, और 320 पे 50% मिलता है हमें 10 मिनट्स में। तो अब यहाँ पे एक और बार लगा लें फॉर्मूला, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में अब K2 हो जाएगा, तो K2 बराबर कितना हो गया 0.693 डिवाइडेड बाय 320। और 320 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे एक सेकेंड, इन 10 मिनट्स ना,
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 320 इज द टेम्परेचर, यहाँ तो टाइम आएगा, तो इट विल बी व्हाट 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के लिए कितना हो गया ये 0.0693। तो K2 कितना आ गया 0.0693। क्लियर है? तो अब क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, लॉग K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो लॉग K2 का वैल्यू कितना है 0.0693 डिवाइडेड बाय कितना है 231 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू EA निकालना है 2.303। टेम्परेचर पहला 1 अपॉन 300, दूसरा टेम्परेचर 1 अपॉन 320। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 चला गया और ये आ गया 3 टाइम्स ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 9 जा और 2 जा 6। तो log 3 क्या हो गया, log 3 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 320 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 320। log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। सबको इधर पहुंचाएं 2.303 इंटू 300 इंटू 320 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 20 इज इक्वल्स टू क्या आ गया EA। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा EA इज इक्वल्स टू, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं 43848 43848.48 जूल पर मोल, मतलब 43.84 किलो जूल पर मोल। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी है, इन क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी आने वाला है, नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे, अगला है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एस 2.5 10 to the power 4 second inverse at 27 degree Celsius. At what temperature would rate constant be 7.5 into 10 to the power second if energy of extraction is this. सारी वैल्यूज जो पहले गिवन है वो लिख लें। K1 बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 ऐड करना पड़ेगा, 273 प्लस 27 कितना हो गया 300 केल्विन। देन K2 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स, T2 का वैल्यू निकालना है और EA हमें गिवन है 19.147 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। फॉर्मूला लगा दें, log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 इन अपॉन में T1 T2। log K2 का वैल्यू 7.5 इंटू 10 की पावर 4, K1 का वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 4, EA है 19.147 इंटू 10 की पावर 3
इट इज 2.303, आर का वैल्यू 8.314, T2 हमें निकालना है, T1 का वैल्यू है 300 अपॉन में 300 इंटू T2। यहां से इसको कट करें तो आ जाएगा 3, तो कितना हो गया log 3 इज इक्वल्स टू 19.147 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314। चाहे तो इसको ऐसे ही लिख ले हम, 1/300 माइनस 1/T2। log 3 का वैल्यू 0.4771, तो क्या बन जाएगा 0.4771 इंटू 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय 19.147 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/300 माइनस 1/T2। कैलकुलेशन तो भारी सा करना पड़ेगा, ठीक है, इतना नोट कीजिए। कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो जो T2 आएगा इट विल बी 350 केल्विन। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पार्ट आप कीजिएगा, है ना। तो T2 क्या आएगा 350 केल्विन, ठीक है, आया समझ में। बढ़े आगे। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 to 313। कैलकुलेट EA एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टाइम। बोल रहा है कि K1 अगर मान लें कितना 293 केल्विन पे, तो ये T1 हो गया। तो K2 क्या हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ K1, किस पे 313 केल्विन पे। तो ये निकालना है, तो लगा दें फॉर्मूला, log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293। फिर कैलकुलेशन आएगी और K2 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 K1, तो K1 से K1 कैंसिल, log 4 कितना 0.6021 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 13 है, तो कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293। तो EA विल बी इक्वल्स टू 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय 30, और साथ में क्या आ गया 313 इंटू 293। अब ये कैलकुलेशन तो बच्चों आप ही को करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि मैं अगर कर भी दूंगा तो एग्जाम में तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो आप कीजिए कैलकुलेशन, क्या आ रहा है आंसर बताइए। किया, क्या आया, जो EA आएगा बताइए क्या आएगा 52.863 किलो जूल पर मोल। तो कैलकुलेशन तो आप ही को करनी पड़ेगी, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आप ही को करना है। बढ़े आगे। अगला है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, कैटलिस्ट रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। Catalyst reduces activation energy, gives energy unaffected। कैटलिस्ट गिफ्ट एनर्जी को चेंज नहीं करता है। अभी हमने देखा था थ्योरी में कि कैटलिस्ट गिफ्ट एनर्जी को चेंज नहीं करता है, बट रिड्यूस करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को।
ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ओवरऑल केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हमने कवर किया विद पीवाईक्यूज। लास्ट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल हमारे टिपिकल कैलकुलेशन वाले हैं, बट वो आपको करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।